की थी रिगार्डिंग ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर, कि अगर हम आर्मेचर को कंट्रोल करें मींस वोल्टेज सप्लाई इज अप्लाइड ऑन द आर्मेचर साइड एंड फील्ड वाइंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, तब क्या ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट होके आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर, जहां पे हम जो अप्लाई वोल्टेज है वो फील्ड वाइंडिंग साइड पे लगाएंगे एंड आर्मेचर करंट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर। सो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर, देखिए फिर से मैंने यहां पे वही सेम इक्विवेलेंट डायग्राम लिया है जो मैंने लास्ट लेक्चर में कंसिडर किया था, राइट। अगर आपने वो लास्ट लेक्चर सही से नहीं देखा है या आपको नहीं याद है तो मैं फिर से पहले यहाँ पे बोलूंगा, पहले आप लास्ट लेक्चर देखिए, जब उसे देखेंगे उसके बाद ये लेक्चर समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। सो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, दैट इज आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस, एल ए आर्मेचर इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, आई ए इज द आर्मेचर करंट, बट नाउ दिस टाइम इज आर्मेचर इज कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट आर्मेचर करंट सोर्स अप्लाई किया, यानी कांस्टेंट आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट आपका यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा ड्यू टू दिस आर्मेचर करंट। उसके बाद यहाँ पे जो आपका फील्ड साइड है, दिस फील्ड साइड इज सप्लाइड बाय द फील्ड वोल्टेज दैट इज कॉल्ड वीएफ, जिस वजह से यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है आईएफ, जबकि यही हमने लास्ट डायग्राम में जब देखा था तो यहाँ पे हमारा आईएफ कांस्टेंट था, यहाँ पे सप्लाई जो लगी थी फील्ड साइड पे दैट इज कांस्टेंट। मतलब ये जो यहाँ पे प्राइमरी साइड बन गई, अगर मैं बोलूँ प्राइमरी साइड है तो ये फील्ड कंट्रोल के केस में सेकेंडरी साइड थी और दिस सेकेंडरी साइड विल बी वाज द प्राइमरी साइड। तो इसलिए मैंने बोला कि लास्ट लेक्चर से बिल्कुल रिजेंबल मैं इसे कर दूंगा, तो इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट लेक्चर अगर समझ में आ गया तो आप विद इन मिनट आप ये लेक्चर्स क्लियर कर जाएंगे, राइट। सो चलिए, सो टॉपिक वही हमने इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे कंसिडर किया है। नाउ इट हैज रिटन ओवर हियर कांस्टेंट करंट आईए इज फेड इनटू द आर्मेचर, जिस वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट होती है दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू दिस आईएफ। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट। तो यहाँ पे फील्ड क्या है, पिछली बार अगर आपको याद हो फील्ड करंट कांस्टेंट था, बट यहाँ पे फील्ड करंट कांस्टेंट नहीं है, दैट इज डिपेंडेंट। तो यहाँ इसलिए रिलेशन लगा है फाई इज इक्वल टू के एफ इंटू आई एफ, वेयर के एफ इज अ कांस्टेंट वन, राइट। सो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ, बट उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे रिलेशन हमारा बना फाई इज इक्वल टू के एफ इंटू आई एफ। नाउ जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी किया था, अप्लाई द केवीएल ओवर हियर। अगर आप यहाँ पे केवीएल कंसिडर करते हैं तो दिस इनिशियल वोल्टेज वीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट ड्रॉप इज आईएफ इंटू आरएफ, तो दिस इज आईएफ इंटू आरएफ, एंड द सेकंड ड्रॉप इसके क्रॉस होगा वो कंसिडर होगा एलएफ इंटू डी आई एफ बाई डी टी। तो यहाँ पे अगर मैं केवीएल अप्लाई करता हूँ तो ये रिलेशन मुझे सिंपली मिल जाएगा कि वीएफ इज इक्वल टू आर एफ आई एफ प्लस एल एफ डी आई एफ बाई डी टी। तो दैट्स द सेम रिलेशनशिप, सिंपली अप्लाई द केवीएल। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टॉर्क डेवलप। तो टॉर्क डेवलप की इक्वेशन वही सेम है, द टॉर्क डेवलप बाय द मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रह गया, इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। टॉर्क की इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, दैट इज टॉर्क इक्वल्स टू फाई इंटू आई ए, और फाई की जगह क्योंकि हमने वैल्यू ली है पीछे से, क्योंकि अब क्या फाई कांस्टेंट नहीं है, फाई कितना है, फाई है हमारा के एफ इंटू आई ऑफ ए। तो ये वैल्यू अगर फाई की आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे, दिस इज के एफ इंटू आई ऑफ ए, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया गया, के डैश आ गया। सो दिस कैन बी रिटन एज टी इज इक्वल टू के इंटू के एफ इंटू आई ऑफ एफ, टी इज इक्वल टू के इंटू के एफ इंटू आई ऑफ एफ, जहां पे हमने इस के एफ आई एफ तो किसकी जगह आया, फाई की जगह, बट ये जो के है ये के किसको रिप्लेस कर रहा है, ये के रिप्लेस कर रहा है के डैश इंटू आई ए को, ठीक है, के डैश इंटू आई ए को। तो दिस इज द टॉर्क इक्वेशन जो हम यहाँ पे यूज करेंगे कि टॉर्क इक्वेशन इज इक्वल टू के इंटू के एफ इंटू आई ऑफ एफ, राइट। तो पहली इक्वेशन वही थी जो हमने यूज करी थी, दैट इज वोल्टेज इक्वेशन, जो यहाँ पे केवीएल आपने अप्लाई कर दिया, ठीक। सेकंड इक्वेशन सेम टॉर्क इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, एंड इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर हमारे पास लास्ट इक्वेशन थी जो टॉर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फ्रिक्शन में भी रिलेशन रिप्रेजेंट करती थी, दैट इज टॉर्क इक्वल्स टू जे डी स्क्वायर डी थीटा, डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा बाई डी टी, ठीक। तो यानी कि वही सेम इक्वेशन आपके पास यहाँ पे कुछ बन चुकी है, वन इज कॉल्ड वीएफ, वन इज कॉल्ड टी इक्वेशन, एंड द थर्ड इक्वेशन इज दिस वन, जिसको अब अगर मैं लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करूं तो लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा, लाप्लास में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लाप्लास में आपने इसे कन्वर्ट किया, दिस इज वी ऑफ एस, देन आर एफ आई ऑफ एस प्लस एल एफ अपनी जगह पे रहेगा। नाउ दिस डी बाई डी टी रिमेन्स एस, दिस डी बाई डी टी बिकम्स एस, तो यहाँ पे हो गया एस एल एफ इंटू आई ऑफ एस,
राइट तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी किया था कि इस फर्स्ट इक्वेशन से हम लोगों ने IF की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन IF कैन बी टर्न एज VF ऑफ S डिवाइडेड बाय RF प्लस S इंटू LF। तो ये हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1, जिसका हम ब्लॉक डायग्राम इजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। राइट अब जब IF आपको मिल जाएगा तो इस IF में आपको मल्टीप्लाई करना है K इंटू KF से, तो यहां से आपका T जनरेट हो जाएगा। और T जनरेट होने के बाद अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो इस इक्वेशन का लाप्लास करने पे क्या मिला था, T इज इक्वल टू एस स्क्वायर जे थीटा ऑफ S प्लस B थीटा ऑफ S। तो यहां पे आप देखेंगे तो एस स्क्वायर जे प्लस बी अगर हम कॉमन कर दें तो थीटा ऑफ S आपका बाहर निकल आएगा और ये हो जाएगा B ऑफ S। तो ये यानी कि I ऑफ S जब T मिल जाएगा तो T में मुझे इस वैल्यू से डिवाइड करना होगा, देन आई गॉट थीटा ऑफ S, जो अल्टीमेटली हमें ब्लॉक डायग्राम बनाना है। राइट तो मैंने यहां जितना भी समझाया उसे प्रीवियस लेक्चर का बेस करके समझाया है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रीवियस लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लीजिए ताकि आप यहां पे जो टर्म यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रीवियस लेक्चर से ही आ रहे हैं, तो आप इजिली उन्हें क्रैक कर पाएंगे। राइट सो यानी कि मेरे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अगर मुझे इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, सो स्टार्टिंग फ्रॉम इनपुट वोल्टेज इज V ऑफ S, देन यू कैन अप्लाई द वैल्यू V ऑफ S को किससे डिवाइड करना है, V ऑफ S को डिवाइड करना है 1 अपॉन RF प्लस SLF से। राइट V ऑफ S को किससे डिवाइड करना है 1 अपॉन RF प्लस SLF। राइट तो मेरा क्या जनरेट हो जाएगा, तो यहां पे जनरेट हो जाएगा I ऑफ F। अब इस I ऑफ F में किसकी मल्टीप्लाई कर दें, इस I ऑफ F में मल्टीप्लाई कर दें K इंटू KF, देन आई विल गेट T ऑफ S। और इस T ऑफ S में किसकी मल्टीप्लाई कर दें, इस T ऑफ S में मल्टीप्लाई कर दें 1 अपॉन S स्क्वायर J प्लस SB, तो हमें यहाँ पे जनरेट हो जाएगा थीटा ऑफ S फ्रॉम दिस लास्ट इक्वेशन। सो दैट मीन्स यहाँ पे दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अवर फील्ड कंट्रोल DC मोटर, क्योंकि आप देख सकते हैं तीनों ही ब्लॉक सीरीज में आ रखे हैं। मुझे इसमें कोई ऐसी खास रिडक्शन नहीं लगानी है कि मुझे इसमें बहुत बड़ी रिडक्शन लगानी पड़े, तो डायरेक्टली मेरा ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, K इंटू KF डिवाइडेड बाय RF प्लस S ऑफ LF मल्टीप्लाई बाय S स्क्वायर थीटा प्लस SB। Right so this will become my transfer function of in case of field control DC motor, theta S divided by V of S is equal to KF divided by this. So this is the way how you can compute the transfer function of field control DC motor. So I think अब आपके दोनों लेक्चर मेरी तरफ से कवर हो चुके हैं। अब आप इजिली ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए, आर्मेचर कंट्रोल DC मोटर के बारे में पूछे या फील्ड कंट्रोल DC मोटर के बारे में पूछे, ओके इसी टॉपिक के साथ हमारी यूनिट नंबर 1 जो अभी तक हमारी चल रही थी दैट विल बी ओवर, दैट इज ओवर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था जहां पे मैंने सिलेबस वगैरह डिस्कस किया था, सिलेबस के साथ साथ कोर्स आउटकम, वहां पे मैंने आपको बोला था 1 के बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज यूनिट नंबर 3। सो नेक्स्ट जो यूनिट मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज यूनिट नंबर 3 टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। बट ऐसा नहीं है कि दैट यूनिट रिक्वायर्स नथिंग फ्रॉम यूनिट 1। यूनिट 1 में जो आपने सीख लिया है वो आपका कहीं पे भी अप्लाई हो जाएगा। ओपन लूप है, सिस्टम क्लोज लूप है, ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट होते हैं, फॉरवर्ड पाथ में हम किसे मानते हैं, फीडबैक में क्या मानते हैं, फीडबैक पाथ को सॉल्व करने का रूल क्या है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पूरे कंट्रोल में कहीं ना कहीं यूज आ ही जाएंगी। राइट तो यहां तक आप अपनी फर्स्ट यूनिट को अच्छे से ओवर कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां पे हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।